इस चैप्टर में हम अपने बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे बॉडी किस टाइप से फंक्शन करती है। लास्ट चैप्टर में हमने बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब हम दो नए सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये दोनों नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं। हमारे बॉडी में तो काम करते हैं, लेकिन ये प्लांट में तो होते नहीं हैं, तो इसके बावजूद वो एक फंक्शन कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल से। कंट्रोल क्या होता है? इट इज़ द पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेटिंग बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन और स्टॉप। मतलब पावर कि रेस्ट्रेनिंग और रेगुलेट करने का पावर, जिसके कारण से किसी भी फंक्शन को या तो हम स्टार्ट कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए प्रोपर मैनर टू प्रोड्यूस ए एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर किसी खास काम को एक सिस्टमैटिक ढंग में करते हैं, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन मेनली दो टाइप का होता है। पहला हो गया नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि मेनली एनिमल और ह्यूमंस में होता है, जो बनता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से। दूसरा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, जो कि मेनली प्लांट में होता है। ऐसे एनिमल में पाया जाता है, लेकिन ये होता मेनली प्लांट में है। ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट में केमिकल के रिलीज के कारण से होता है, जबकि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के कारण से होता है, जो कि मेनली होता है एनिमल और ह्यूमंस में। जैसे स्टिमुली है, तो स्टिमुली क्या होता है? कहता है द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। मतलब इन्वायरमेंट में होने वाला चेंज जिसके कारण से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, तो उसको हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। मतलब स्टिमुली वो चेंज है जिसके हिसाब से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं। जैसे मान लो अभी आप ठंड खत्म हो रहा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्मी के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं या अपने में चेंज ला रहे हैं। तो जो ये हीट हुआ, जो गर्मी हुई, तो वो हीट ही क्या कहलाएगा? स्टिमुली कहलाएगा। जैसे स्टिमुली में और क्या क्या होगा? और होगा लाइट। जैसे मान लो आप सनफ्लावर ले लो, तो सनफ्लावर क्या होता है ना, जिस डायरेक्शन में सूरज होता है उसी डायरेक्शन में अपने आप को मोड़ लेता है। तो मतलब वो जो लाइट के हिसाब से खुद में चेंज कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, तो ये लाइट हो गया, ये हीट हो गया, या कोल्ड हो गया, या साउंड हो गया, स्मेल, टेस्ट, ये सब क्या है? ये सब स्टिमुली है। मान लेते हैं जैसे ह्यूमन बीन ले लेते हैं, तो ह्यूमन बीन में क्या होता है ना, हम लोग में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। हम लोग में क्या पाया जाता है? नर्वस सिस्टम पाया जाता है जी। और क्या पाया जाता है? और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन प्लांट में ना तो आपका नर्वस सिस्टम पाया जाता है और ना ही एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। तब प्लांट रिस्पॉन्ड कैसे करता है? तो हम लोग ये पढ़ेंगे जब हम जानते हैं कि जो प्लांट में किसी भी तरह का नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो प्लांट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, उस चीज को कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है? मतलब प्लांट जो है अपने आसपास होने वाले चेंज के हिसाब से जब वो रिस्पॉन्ड करता है, तो रिस्पॉन्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है ना। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में जो फंक्शन होता है कंट्रोल का या कोऑर्डिनेशन का, एक केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होता है। उसी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? हार्मोन्स बोलेंगे। ठीक? तो जो प्लांट हार्मोन्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फाइटो हार्मोन्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि ये प्लांट में कौन कौन सा टाइप का हार्मोन्स पाया जाता है। तो प्लांट्स में मेनली 4 टाइप्स के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑक्सिन, फिर है जिब्रेलिन, फिर है साइटोकाइनिन और एब्सिक एसिड। तो ये 4 हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि ऑक्सिन क्या होता है। तो जो ऑक्सिन होता है, जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, वो प्लांट को इन सेल के इनलार्जमेंट में मदद करता है। ठीक है? और सेल डिफरेंशिएशन, मतलब एक सेल दूसरे सेल से जो अलग होगा, तो उसको प्रमोट करने के लिए या मदद करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ऑक्सिन का। और ऑक्सिन क्या करता है? ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है फ्रूट के ग्रोथ को, ताकि फ्रूट ग्रोथ करे, उसको कंट्रोल करता है। और क्या करता है? ये कंट्रोल करता है लाइट को और ग्रेविटी को, जिसके हिसाब से प्लांट रिएक्ट करता है। अगर बात करें ऑक्सिन की, तो जो ऑक्सिन होता है वो सेल से बना होता है, और ये बनता कहाँ है? तो ये बनता है स्टेम और रूट के टिप पे। ठीक है?
जो सबसे ऊपर होता है टिप, जैसे मान लो लीफ है, लीफ का ये टिप है, तो यहां पर ऑक्सीजन बनता है किसके द्वारा? सेल के द्वारा। जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन जो होता है ये भी सेल इनलार्जमेंट में मदद करता है। ये भी क्या करता है? सेल डिफरेंशिएशन करने में मदद करता है। ओके। दूसरा काम क्या है इसका? इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये प्लांट के डोरमेंसी को खत्म करता है। प्लांट के सीड में या बर्ड्स में जो डोरमेंसी होती है उसको खत्म करने में मदद करता है। डोरमेंसी का मतलब होता है वो इनएक्टिव कंडीशन। अगर प्लांट अभी इनएक्टिव है, जैसे आप मान लो कोई घास ले लो, अचानक देखोगे बारिश के बाद इस पे से बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है। तो जो डोरमेंसी के, जो अभी मान लो जब ग्रास अभी नॉर्मल स्टेट में है, बारिश नहीं हुआ है, तो डोरमेंसी है, लेकिन जैसे बारिश हुआ तो बारिश क्या किया? उस डोरमेंसी को खत्म कर दिया। तो वही कह रहा है, प्लांट जो है उसको डोरमेंसी को खत्म करने के लिए सीड का इस्तेमाल, मतलब सीड में जो डोरमेंसी होती है या बर्ड्स में जो डोरमेंसी होती है, इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब प्लांट क्या करता है? जिब्रेलिन का इस्तेमाल करता है। तीसरा, ये भी फ्रूट के ग्रोथ में मदद करता है। आगे बात करते हैं हम लोग तीसरे हार्मोन्स, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? ये सेल डिवीजन करने में प्लांट में मदद करता है। और क्या करता है? ये भी क्या करता है? ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स और बर्ड्स। प्लांट के सीड की और बर्ड की डोरमेंसी को खत्म करने में मदद करता है। डिलेइंग द एजिंग ऑफ लीव्स, पत्ते को झड़ने से रोकता है। ये प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, ये ओपनिंग को, क्लोजिंग को नहीं, ओपनिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ ये फ्रूट के ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। इसमें चौथा आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ एज ग्रोथ इनहेबिटर, मतलब प्लांट के ग्रोथ को ये रोकता है। एब्सिसिक एसिड जो है प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। ये प्रमोट करता है डोरमेंसी को। अभी हमने देखा था कि जो साइटोकाइनिन्स है ये डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था, ठीक है ना, जबकि जो ये है एब्सिसिक एसिड ये डोरमेंसी को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। ठीक है। आगे ये प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। जैसे जो साइटोकाइनिन था ये ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा को प्रमोट करता था, जबकि ये एब्सिसिक जो है ये क्या करता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को प्रमोट करता है। प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लिप्स, कह रहा है यहां पे क्या था ना कि उसको रोक रहा था, पत्ते को गिरने से क्या कर रहा है? ये रोकता था, लेकिन ये क्या करता है? प्रमोट करता है कि प्लांट से अपना पत्ता क्या करे? गिरा ले, स्थिर हो जाए। आगे ये डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट से फ्लावर या फूल जो नीचे गिर जाते हैं ये किसके कारण से होता है? ये एब्सिसिक एसिड के कारण से होता है, यही प्रमोट करता है। आगे बात करते हैं हम लोग ट्रॉपिज्म की। ट्रॉपिज्म क्या होता है? ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब जो ग्रोथ मूवमेंट होता है प्लांट में किसके कारण से? एक्सटर्नल स्टिमुली के कारण से। इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा गया। अब बात करते हैं हम लोग ट्रॉपिज्म की। ट्रॉपिज्म क्या होता है? द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट में जो ग्रोथ होता है इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली के कारण जो प्लांट में ग्रोथ होता है, और ये स्टिमुलस क्या करता है? डिटरमाइन करता है, बतलाता है कि जो रिस्पॉन्स होगा प्लांट का वो किस हिसाब से होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के कारण, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। मतलब ट्रॉपिज्म क्या होता है? एक डायरेक्शनल मूवमेंट पार्ट होता है प्लांट का, जो इसके ग्रोथ के कारण से होता है। अगर हम लोग बात करें कि जो टाइप होता है ट्रॉपिज्म का, ये जनरली दो टाइप का ट्रॉपिज्म पाया जाता है। एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और एक होता है निगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म किसको कहते हैं? जो ग्रोथ प्लांट का होगा वो क्या होगा? स्टिमुलस के डायरेक्शन में, जिधर स्टिमुलस हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर प्लांट का ग्रोथ होगा तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर जो प्लांट का ग्रोथ स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे निगेटिव ट्रॉपिज्म। आप देखते होगे कि आप घर में अगर पॉट लगाते हो तो क्या होता है? जिधर सनलाइट होता है तो प्लांट क्या करने लगता है? उस टाइप के, उस डायरेक्शन में अपने आप को मोड़ लेता है, या डायरेक्शन में क्या होता है? उस तरफ अपने आप को कर लेता है। तो जो ये डायरेक्शन अपने आप को उस तरफ से कर लेगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन जो स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को कर लेगा या रिस्पॉन्स करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव ट्रॉपिज्म। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रॉपिज्म का टाइप क्या क्या होता है। ऐसे हम लोग बात करें तो 5 कॉमन स्टिमुली है एनवायरनमेंट में जिसके कारण से क्या करता है? ये ट्रॉपिज्म होता है। जैसे पहला हो गया लाइट,
दूसरा हो गया ग्रेविटी, तीसरा हो गया केमिकल, चौथा हो गया वाटर और पांचवा हो गया टच। ये 5 ऐसे स्टिमुली हैं जिसके कारण से क्या करता है कोई भी प्लांट ट्रॉपिज्म करता है। तो उसमें सबसे पहला है लाइट। लाइट के कारण अगर रिस्पॉन्स हो रहा है या ट्रॉपिज्म हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। मतलब द ट्रॉपिज्म, या ऐसे कह सकते हैं जो मूवमेंट होगा प्लांट पार्ट का वो रिस्पॉन्स किसके कारण से होगा, लाइट के कारण से, तो उसको हम लोग कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अब ये डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो तो बाद की बात है कि अगर प्लांट की तरफ करता है या लाइट की तरफ वो रिस्पॉन्ड करता है तब तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन अगर लाइट के कारण प्लांट मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। उसी तरह अगर ग्रेविटी के कारण प्लांट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, कहता है ग्रेविटी के कारण प्लांट का पार्ट अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। बाद की बात है कि ये उस डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव वाला ट्रॉपिज्म, और अगर नहीं हुआ अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो निगेटिव। लेकिन अगर प्लांट जो है रिस्पॉन्स कर रहा है ग्रेविटी के हिसाब से तो इसको हम लोग कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। थर्ड होता है इसमें केमिकल। केमिकल वाला में क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म का मतलब अगर प्लांट का जो मूवमेंट हो रहा है, ये प्लांट होगा, जो मूवमेंट हो रहा है प्लांट का, जो मूवमेंट हो रहा है प्लांट के पार्ट का, किसके कारण से, केमिकल के कारण से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे केमोट्रॉपिज्म। जबकि अगर प्लांट में जो मूवमेंट है वो वाटर के कारण से हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। जबकि जो प्लांट में मूवमेंट होगा वो किसी टच के कारण से हो, ठीक है। अगर प्लांट जो से टच मी नॉट प्लांट देखे होंगे तो उसमें जो मूवमेंट होता है वो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। मतलब अगर कोई प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है ड्यू टू टच के कारण से, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। ये 5 हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट का, कि नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। द मूवमेंट प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जैसे जस्ट आपका ट्रॉपिज्म का क्या हो गया, उल्टा हो गया। ट्रॉपिज्म में क्या होता है, जो प्लांट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण रिस्पॉन्स कर रहा था और उसका जो डायरेक्शन रिस्पॉन्स था वो डायरेक्शन किसके कारण था, स्टिमुलस के कारण। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स जो है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के कारण नहीं होगा तो इसको हम लोग कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है ट्रॉपिक में और नेस्टिक मूवमेंट में इज दैट ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है, जबकि जो नेस्टिक मूवमेंट होता है ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है। अब बात हम लोग करेंगे थिग्मोनेस्टी की। थिग्मोनेस्टी क्या होता है, कहता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। कहता है कि प्लांट पार्ट के जब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। आगे द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। जो प्लांट का नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा किसके कारण से, टच के कारण से। जब टच के कारण से प्लांट जो है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट करे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थिग्मोनेस्टी। मतलब आप ऑर्डिनरी प्लांट को टच करो, क्या वो टच के कारण रिस्पॉन्स करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थिग्मोनेस्टी बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह की अगर लाइट के कारण नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कोई प्लांट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोनेस्टी बोलेंगे। हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना होता है। अगर हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम के टाइप की तो नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल भी 2 टाइप का होता है, एक होता है सेंसरी मोटर और एक सेंसरी और दूसरा मोटर हो गया। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो ये मिलकर बना होता है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो मेन काम इसका क्या है कि ये मैसेज सेंड करता है और बैक करता है, ठीक है, कहां से, ब्रेन को। नर्वस सिस्टम जो है मैसेज भेजता है ब्रेन को और ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आता है उसको भी ये बॉडी तक भेजता है। मतलब ये वो मैसेंजर है जो मैसेज को ब्रेन तक और ब्रेन से वापस बॉडी तक लाता है, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है ये कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के सारे एक्टिविटी को। तो बॉडी में हम लोग सारा एक्टिविटी होता है ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। जो नर्वस सिस्टम होता है इसी के कारण हम लोग कोई एक्शन कर सकते हैं या थिंकिंग कर सकते हैं और
बिहेवियर कर सकते हैं। मतलब ये जो नर्वस सिस्टम होता है, मेनली अगर हम ये बोले तो ये हेल्प करता है बॉडी के सारे सिस्टम को कि ये एक साथ काम कर सके। नर्वस सिस्टम जो होता है ये बनता है न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन जो है ये वो सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक यूनिट, जैसे मान लेते हैं, जैसे हम लोग सेल के बारे में जानते हैं ना कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। वैसे ही नर्वस सिस्टम का सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? ये न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, तो जो न्यूरॉन है उसी से मिलकर के आपका बनता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूरॉन्स को जनरली हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। ये बॉडी का सबसे क्या होता है? लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, जो मैसेज आता है, जो जैसे मान लो कोई मैसेज आपको, वैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग टच करते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को, तो ये ब्रेन को जो मैसेज भेजता है, तो ये जो मैसेज जाता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या सिंपली नर्व्स इम्पल्स भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो न्यूरॉन होता है वो कितने पार्ट्स होते हैं, पहला हो गया सेल बॉडी, दूसरा हो गया डेंड्राइट्स, और तीसरा हो गया एक्सॉन। सेल बॉडी ये बीच वाला पार्ट होता है, डेंड्राइट्स ये जो निकले हुए ये सब क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट्स, और ये एक्सॉन होता है ये बीच में। आइए हम लोग इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कि लॉन्ग थिन फाइबर होता है बॉडी सेल्स पे न्यूरॉन के। ठीक है, जैसे ये बॉडी सेल है न्यूरॉन का, तो उसमें छोटे 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 थिन फाइबर्स होते हैं। उसी फाइबर्स में जो सबसे लंबा वाला फाइबर्स है ये वाला, इसी लंबे वाले फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। मतलब द लॉन्गेस्ट फाइबर इन द सेल बॉडी, सेल बॉडी में जो सबसे लंबा फाइबर होता है उसी को कहते हैं हम लोग एक्सॉन। और जो सबसे छोटा वाला फाइबर होता है दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। अगर हम लोग बात करें तो जो एक्सॉन होते हैं उसके सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे इंसुलेटिंग और प्रोटेक्टिव कवर होते हैं। ठीक है, इस कवर को हम लोग माइलिन कहते हैं। इस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? माइलिन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन्स की टाइप की। तो हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूरॉन्स को तीन टाइप्स में बांटते हैं। तो पहला हो गया सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हो गया मोटर न्यूरॉन, और तीसरा हो गया रिले न्यूरॉन। ठीक है, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है ये इम्पल्स को भेजता है सेंसरी सेल्स से सेंट्रल नर्व्स पे। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सेंसरी सेल्स से सेंट्रल नर्व सिस्टम पे। और हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। बात करते हैं मोटर न्यूरॉन का, तो ये क्या करता है? ये इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भेजता है मसल्स में। ओके, पहला वाला सेंसरी क्या किया? बॉडी से गया, बॉडी से ब्रेन में। ओके, और जो सेकेंड वाला है ये क्या करेगा? ब्रेन से वापस बॉडी में भेजेगा। यहां से बॉडी में गया, डेट इज सेंसरी नर्वस न्यूरॉन, और जो ब्रेन से बॉडी में लाया डेट इज मोटर न्यूरॉन। और तीसरा है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या होता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलता है हम लोग का। ठीक है, जहां पर ये क्या करता है? एक लिंक का काम करता है। किसके किसके बीच लिंक का काम करता है? मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में लिंक का काम करने वाला है रिले न्यूरॉन। अब हम लोग इसको समझते हैं ग्राफिक्स से। न्यूरॉन बेसिकली क्या होता है? एक नर्व सेल होता है। इसको एनिमेशन से समझते हैं। ये है डेंड्राइट्स, ये है सेल बॉडी, और ये है न्यूक्लियस, और इसको एक्सॉन कहते हैं। और ये जो लास्ट में है उसे कहते हैं हम लोग नर्व्स एंडिंग। और ये कंप्लीट है एक न्यूरॉन। अब ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये इसको समझते हैं। अगर मानो आपका हाथ गलती से एक जलते हुए कैंडल को टच हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हाथों में रिसेप्टर्स होते हैं और नर्व्स एंडिंग होते हैं। स्किन में थर्मो रिसेप्टर होते हैं, आंखों में फोटो रिसेप्टर, और स्मेल करने के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं नोज में, जबकि टेस्ट करने के लिए गॉस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। अब समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। जैसे हाथों से टच की इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट्स को भेज देता है। जब डेंड्राइट्स इस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि इम्पल्स जनरेट्स होते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब एक्सॉन से ट्रेवल करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर एक्सॉन से ये आगे बढ़ करके नर्व्स एंडिंग तक पहुंचते हैं। आइए अब हम इसको एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन थर्मो रिसेप्टर से डेंड्राइट्स में पहुंचता है। डेंड्राइट से ये आगे बढ़ के बॉडी सेल में आते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा, और बॉडी सेल से आकर के ये एक्सॉन तक पहुंच जाते हैं। फिर ये एक्सॉन से धीरे धीरे आगे बढ़ करके नर्व्स एंडिंग पर पहुंच जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि थर्मो रिसेप्टर
फिर डेंड्राइन, फिर बॉडी सेल, फिर एक्सॉन से होते हुए नर्व्स एंडिंग तक पहुंच जाते हैं पहले न्यूरॉन के। उसी तरह हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। फिर ये कैसे ट्रैवल करते हैं उसको समझते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में कुछ गैप्स होते हैं जिसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स वो गैप होता है जो दो न्यूरॉन्स को जोड़ता है। सिंपली ये क्या होता है, वो स्पेस होता है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आकर के मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ये न्यूरॉन्स नर्व्स एंडिंग में पहुंचते हैं, एक लिक्विड रिलीज करते हैं और ये दूसरे डेंड्राइट से होते हुए दूसरे न्यूरॉन में इंटर कर जाते हैं। इस तरह ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से होते हुए आगे बॉडी सेल में जाते हैं और फिर वो उसी तरह ट्रैवल करते हुए एक्सॉन में पहुंच जाते हैं। फिर वो उसी तरह ट्रैवल करते हुए एक्सॉन से दूसरे वाले नर्व्स एंडिंग में पहुंच जाते हैं। ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू होते रहता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि हाथों के थर्मो रिसेप्टर से होते हुए डेंड्राइन से बॉडी सेल से एक्सॉन और पहले एक्सॉन से होते हुए नर्व्स एंडिंग में जाते हैं पहले न्यूरॉन के। फिर ये क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन में डेंड्राइट से इंटर करता है, फिर बॉडी सेल्स में जाता है, फिर ये उसी तरह एक्सॉन में पहुंचता है और ये फंक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आई होप अब आपको ये समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम के पार्ट की। तो हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का दो मेन पार्ट है। पहला है सीएनएस, जिसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि नर्व्स और नर्व्स में जैसे क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्व्स को भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। एक होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। आइए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। अब बात करते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो हम लोग जानते हैं कि बॉडी में जितने भी नर्व्स होते हैं वो सब एक साथ मिलकर के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो नर्व्स होता है वो बॉडी में तीन टाइप का होता है, या तीन टाइप के नर्व्स से मिलकर के ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है। तो पहले को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, दूसरे को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स और तीसरा होता है विसरल नर्व्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि करके जो स्पाइनल नर्व्स होता है ये निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से, एराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्प्लिट हो जाता है, पूरे बट जाता है पूरे बॉडी में। स्टार्ट होगा स्पाइनल कॉर्ड से और ये पूरे बॉडी में क्या होगा, बट जाएगा, सिर्फ हेड को छोड़ करके। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों को कैरी करता है स्पाइनल नर्व्स। अब बात करते हैं हम लोग क्रेनियल नर्व्स की। तो क्रेनियल नर्व्स निकलता है कहां से, ब्रेन से। ठीक है, और ये स्प्रेड हो जाता है, मतलब निकलता है इस ब्रेन से और ये पूरे इस हेड में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। ये भी दो टाइप्स के न्यूरॉन को कैरी करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। बात करते हैं तीसरे विसरल नर्वस के बारे में। ये जो होता है एक स्पेशल काइंड्स का नर्व्स होता है जो मोस्टली निकलता है कहां से, स्पाइनल कॉर्ड से, और कनेक्ट होते हैं बॉडी के सारे ऑर्गन में। ठीक है, ये बॉडी के सारे ऑर्गन के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये इसमें भी क्या होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है और एक मोटर न्यूरॉन होता है। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स होता है, जो नर्वस सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप टच करते हो तो ऑटोमेटिक आपका हाथ हट जाता है वहां से, किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद आपका हाथ हट जाता है। ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। मतलब वो सबसे सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स जो कोई भी नर्वस सिस्टम करता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये क्या होता है कि रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस का। जैसे हीट का स्टिमुलस मिला आपको, आपने क्या किया, ऑटोमेटिक आपका हाथ वहां से हट गया। ठीक है, ये क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, मतलब सॉरी ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब वॉलेंट्री नहीं होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा। हम लोग जब किसी भी चीज को छूते हैं तो जो एक्शन हम लोग करते हैं ना उसको हटाने के लिए, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप चल रहे हो, आपके पैर के नीचे कोई कील आ गया तो ऑटोमेटिक आपका पैर वहां से हट जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। ठीक है, और इस रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए जो हम लोग पाथ लेते हैं, जो रास्ता लेते हैं, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे यहां पर ये रेड वाला जो है, ये क्या हुआ, पाथ हुआ। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए जिस पाथवे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी पाथवे को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। द रिफ्लेक्स आर्क ऑफ विच टाइप्स इन्वॉल्व, देखिए रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी रिफ्लेक्स में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्स कहेंगे। ठीक है, अगर किसी
रिफ्लेक्स में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है, तो डेट इज स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। और अगर मान लेते हैं किसी के साथ ब्रेन भी रिलेटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सेरिब्रल रिफ्लेक्स बोलेंगे। आइए इसको हम लोग एनिमेशन से समझते हैं। जब कोई गर्म चीज़ को हम अपने हाथों से टच करते हैं तो हाथों में जो थर्मो रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इस हीट के मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, और फिर ब्रेन तक भी ये मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन जो रिस्पॉन्स का वो स्पाइनल कॉर्ड में ही जाता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन होता है जो सेंसरी और मोटर को जोड़ता है। मतलब ये प्रोसेस थर्मो रिसेप्टर से स्टार्ट हुआ, सेंसरी न्यूरॉन में गया, सेंसरी न्यूरॉन में उसको रिले न्यूरॉन मिला जो मोटर न्यूरॉन को जोड़ा, और ये फंक्शन परफॉर्म हुआ। बात करते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की। तो हम लोग जानते हैं कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और नोमोस का मतलब होता है गवर्निंग। मतलब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वैसा सिस्टम है जो सेल्फ गवर्निंग हो, ठीक है, वैसा नर्वस सिस्टम जो सेल्फ गवर्निंग हो। मतलब हम लोग इसके लिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक या सेल्फ रिस्पॉन्स हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो है ये कंट्रोल होता है और रेगुलेट होता है, करता है, ये कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है जितने भी फंक्शन होते हैं इंटरनल ऑर्गन में, ये सबको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। अगर एग्जांपल में बात करें ब्रीथिंग, तो क्या ब्रीथिंग हम लोग के कंट्रोल में है? नहीं है, हम लोग सोचते नहीं है इसको करने के लिए, ऑटोमेटिक होता है। उसी तरह हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, स्वेटिंग हुआ, ये सब क्या है, ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। मतलब ये ऐसा एक्शंस है जो क्या होता है, खुद ब खुद हो जाता है, सेल्फ गवर्निंग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ये कंट्रोल और रेगुलेट होगा, करेगा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है सारे फंक्शन को इंटरनल ऑर्गन के, बॉडी के अंदर, इनवॉलेंट्री, बिना हमारे इच्छा से। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम की। तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब वैसा एक्शन जो हम लोग कॉन्शियस करके लेते हैं, मतलब जो हम लोग सोच करके लेते हैं, है ना। अगर जैसे मैं ये भी लिख रहा हूं या मैं ये सोच रहा हूं, तो ये कौन सा एक्शन है, ये वॉलेंट्री एक्शन हुआ, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन हो गया, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम हो गया। जैसे पढ़ना हुआ, डांस करना हुआ, सोचना हुआ, खेलना हुआ, ये सब ऐसा एक्शन है जो हम लोग के कंट्रोल में होता है, ठीक है, जो कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, किसके, ब्रेन के, जिसको हम लोग सोच करके करते हैं, तो डेट इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इतना ही है। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये वैसा नर्वस सिस्टम होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो सिंपली हम लोग कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वैसा सिस्टम है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ये क्या करता है, ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग के रिसेप्टर को मिले, वो क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये क्या करता है, उसके हिसाब से जो करेक्ट डिसीजन होता है वो ये लेता है। जैसे इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक गर्म दूध का कोई पतीला रखा हुआ है, तो गर्म दूध का पतीला रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको अगर उठा करके रखोगे तो उठाने के टाइम अगर ये आपको गर्म लगा तो आप इसको पटक नहीं दोगे, आप क्या करोगे, इसको इसको सही जगह पे ला के रखोगे, है ना। ये नहीं कि रिसेप्टर पे मैसेज मिला और वॉलंटरी एक्शन से हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, नहीं। ये क्या करता है, ये इंटेलिजेंस एक्शन लेता है, ये सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करता है, ठीक है, और जो बेस्ट एक्शन होता है वो इसको परफॉर्म करता है। तो सिंपली हम यही कहेंगे, जो बेस्ट एक्शन होता है सारे काम का, वो बेस्ट एक्शन को क्या करेगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो सबसे पहले आता है ब्रेन। तो हम लोग जानते हैं कि जो ब्रेन होता है ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का। मतलब बॉडी जो है सारा कंट्रोल होता है किससे, ब्रेन से। जो ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर होता है और टॉप पे होता है किसके, स्पाइनल कॉर्ड के। तीसरा, ये जो है बोन, ये प्रोटेक्ट होता है एक बॉनी बॉक्स को, जिसको कहते हैं क्रेनियम। तो जो बॉक्स है, ये जो ब्रेन है, ये प्रोटेक्ट होता है बॉनी बॉक्स को, जिससे हमको क्या कहते हैं, इन द स्कल कॉल्ड क्रेनियम। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन। जो बोन होता है वो 3 मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको कहते हैं मीनिंग्स, ठीक है, जो मदद करता है इसको प्रोटेक्ट करने में। अगर आप बात करेंगे तो मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होता है, फील्ड होता है एक लिक्विड, ठीक है, उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रो। ये स्पाइरल फ्लूइड होता है जो क्या होता है, कहलाता है सेरिब्रो, ठीक है, जो क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इस मैकेनिकल शॉक से। स्पेस जो होता है, जो सारे मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है, वो भरा हुआ होता है स्पाइनल फ्लूइड से, जिसका क्या नाम है, सेरिब्रो,
जो क्या करता है, मैकेनिकल शॉक से ब्रेन को बचाता है। अगर हम लोग बात करें ब्रेन के को हम लोग क्या करते हैं, 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है फोर ब्रेन, दूसरा कहलाता है मिड ब्रेन और तीसरा कहलाता है हिंड ब्रेन।